नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये वीकली फीचर है जिसमें हम राजनीति को डिस्कस करते हैं, राजनीति के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे राजनीतिक दल क्या क्या नए मंसूबे बांध रहे हैं, चुनावी रणनीति किस तरह चल रही है, राज्यों की राजनीति किस तरह की चल रही है और केंद्र में क्या कुछ चल रहा है। इस तरह का एक प्रोग्राम है जिसमें हम हमारे साथ चंद्राजीत सिंघवी को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, जो कि राजनीति में चाणक्य कहलाते हैं। लगभग 6 दशक का राजनीति में सक्रिय अनुभव है और पूर्व मंत्री हैं चंद्राजीत सिंघवी। चंद्राजीत सिंघवी का जो अनुभव है वो हम हमारे दर्शकों के लिए इसलिए लेकर आते हैं कि राजनीति में इतनी लंबी पारी खेलने के बाद जिस तरह का माहौल इस वक्त देश में है और इस वक्त की जो राजनीति है देश में, वो किस तरफ की राजनीति है, किस तरफ जा रही है और देश किस तरफ जा रहा है, हमारे जो विपक्षी दल हैं वो क्या सोच रहे हैं, सरकार कैसा काम कर रही है, ये सब उनके अनुभव से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। इसलिए हम चंद्राजीत सिंघवी को इस प्रोग्राम में लेकर स्पेशली आपके समक्ष आते हैं। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और चंद्राजीत सिंघवी का हम स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार जी। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और पहला जो हम मुद्दा समझना चाहते हैं आपसे, ये मुद्दा जुड़ा हुआ है आज के मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांप कहा है, जहरीला सांप। हालांकि उन्होंने बाद में एक दूसरी जनसभा में इस बयान से पलटी भी खा ली और ये कहा कि नहीं, मेरा मतलब प्रधानमंत्री से नहीं था, मेरा मतलब उनकी राजनीतिक पार्टी जो है उसकी सोच से था। लेकिन वो जो बयान उन्होंने दिया और जनसभा में उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जहरीले सांप हैं, इसको लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी देश में अभी चल रही है। सोशल मीडिया पर भी ये न्यूज़ जबरदस्त चल रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरह से इतने वरिष्ठ राजनेता देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के बयान देते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या राजनीति इतनी उथली हो गई है हमारी? आप खड़गे साहब के बयान को गंभीरता से क्यों लेते हैं? मैं तो चाहता हूं कि ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ मानसिक संतुलन का आदेश चुनाव आयोग को देना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप, पहले तो सांप का, फिर जहरीला सांप का, तो आप सपेरे हो क्या? आपको सांपों की प्रजाति का अनुभव है क्या, या आप बीन लेकर के बैठे हो? अरे खड़गे साहब, बोलने के पहले सोचा करो। मैं बार बार यही कहता हूं कि कुछ लोग बोलते तो बाद में सोचते पहले हैं, कुछ लोग सोचते बाद में बोलते पहले हैं। खड़गे साहब, आपके इस बयान पर तो दया आती है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी कांग्रेस का प्रचार न तो हरिओम सिंह पवार के वीर रस पे खुला हुआ है, न कुमार विश्वास के खुला है। ये तो मेरे को लगता है पागलपने के रस पे घुसा हुआ प्रचार है, या ऐसी बातें हो रही है। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को देश का गौरव है, विश्व का नेता है, जहरीला सांप कहने वाले। अरे भाई खड़गे, तुम क्या सपेरे हो? बीन लेके बैठे हो? सांपों को पाला है, सांपों को देखा है, और एक बार कहने के बाद बदलना तो कांग्रेस वालों की आदत है। और इस बकवास की सजा तो राहुल गांधी भुगत ही रहे। खड़गे था, आप क्यों भुगतना चाहते हैं? क्या सोच के आपने कहा? सोचने के पहले सोचा था किसके बारे में बोल रहे हैं? आपकी औकात और हैसियत क्या है? आप है क्या? एक टाइप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा आपकी हैसियत क्या है? नरेंद्र मोदी 350-400 एमपी का लीडर है, उसमें वो बात है जो किसी और में है नहीं। हट कह दिया मुंह से ये जहरीला सांप है। इस एक सेंटेंस के कारण आप कर्नाटक का चुनाव हार भी सकते हो। ये मत भूलो कि कर्नाटक की जनता बुद्धिमान जनता है, समझदार जनता है। आपकी इस बकवास को कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी। आपने बैठे बैठे कांग्रेस की पीठ में अपने हाथों से खंजर भोंक दिया। आज जानिए, आपके कर्म की सजा तो आप ही भुगतोगे, क्योंकि एक कहावत बहुत मशहूर है कि आदमी जो बोलता है उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, और मूल्य चुकाने के अंदर आदमी को सब कुछ खोना पड़ता है। अब आप सुभाष जी मुझे पूछ ही दिया है, खड़गे के बारे में मेरे विचार आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं खड़गे साहब को महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता ही नहीं हूँ। ये तो कांग्रेस के पास तो कोई था नहीं, कोई बनने को तैयार नहीं था। राहुल जी ने इनकार कर दिया था, तो बच्चे में दूध की मलाई निकलने के बाद सपेटा से पैदा हुए ये नेतृत्व है। इसका कोई मूल्य नहीं, इसका कोई महत्व नहीं, इसका कोई मूल्यांकन नहीं, इसमें कोई दम नहीं। अरे राजस्थानी नहीं संभाल सके। अरे खड़गे साहब, आप इतने दिनों से जकड़ जकड़ कर रहे हो,
सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई तो आपसे मिट्टी नहीं। आपका वो रंधावा आता है, भरजिया जो बोल के जाता है, फिर आप दो सहायक अपॉइंट करते हो। खड़गे साहब का मूल्य विद इन कांग्रेस भी जीरो है, तो आम जनता की नजर में जीरो हो तो इस पर आश्चर्य की बात क्या है? आप ही बताइए सुभाष जी। ठीक बात है। आजकल असल बात यह है कि पता नहीं कांग्रेस का, जिसको कहते हैं ना कलाचूक हो जाना, कलाचूक है कांग्रेस, कहीं चित्त ठिकाने पे नहीं है, बैठ गई है कांग्रेस, बैठ गई है। कोई जमाना था जब कांग्रेस महक रही थी, बाद में दौर आया तो चखने लगी, और इस आज के दौर में बहकने लगी है। बहकने वाली पार्टी के नेता के बारे में बात करना सुभाष जी आपको उचित और आपके स्तर की बात नहीं है। ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए। थ्रो देम इन द स्पिट। ऐसे लोगों को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। उनकी बात सुननी नहीं चाहिए, उनकी बात समझनी नहीं चाहिए, उनकी बात का उत्तर भी देना नहीं चाहिए। अब जो आदमी, खड़गे जैसा आदमी जो भारत के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहे तो क्या आपको दया नहीं आएगी उसकी बुद्धि पर? इसीलिए मैं कहता हूं इलेक्शन आयोग को हर प्रांत में एक एक मेंटल डॉक्टर अपॉइंट करना चाहिए, जैसी बकवास करने वालों का दिमागी संतुलन नाप ले, और अगर लगे कि दिमागी संतुलन फिट नहीं है तो चुनाव के लिए उसको अयोग्य साबित कर। राइट। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी एक बयान दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम अमित शाह के खिलाफ, देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि यदि कांग्रेस का राज आ गया तो देश में सांप्रदायिक दंगे होंगे। अब आप देखिए जरा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं को क्या हो गया है, यदि इंपीरिकल डाटा, अब ये कानूनी कार्रवाई होगी, इसके अंदर बहस होगी तो फिर बीजेपी की तरफ से डाटा रखे जाएंगे और कांग्रेस एक्सपोज होगी, क्योंकि इंपीरिकल डाटा जो है वो ये कहते हुए दिखते हैं कि कांग्रेस के रिजीम में सर्वाधिक दंगे हुए हैं। इस बात से कोई मना नहीं कर सकता है, तो फिर ये क्यों उठा के सिर में पत्थर लेते हैं? एक मिनट, आपने कहा एक्सपोज होगी। एक्सपोज वो होता है जो नंगा न हो, जो है ही पूर्ण नग्न, वो एक्सपोज कैसे होगा? वो तो ऑलरेडी एक्सपोज है। अब सोना वाला ने कहा, चांदी वाले ने कहा मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता हूं। अमित शाह को कानूनी दायरे में लाने वाले को 56 इंच से ज्यादा सीना चाहिए। कि 2 इंची सीने वाली कांग्रेस, टेस्ट ट्यूब वाली साइज की बॉडी वाली कांग्रेस क्या करेगी अमित शाह के खिलाफ? क्या कर लेगी कानून में जाकर के? अमित शाह इतना सोच समझ और गंभीरता से बोलते हैं, वो कभी लूज टॉक करते नहीं है। अगर वो लूज टॉक करते तो राजस्थान के अंदर बहुत तख्ता बदल कभी का हो गया होता। अमित शाह गंभीर आदमी है। पहले एक आदमी बोलता है कि मोदी जी जहरीले सांप है, अब दूसरा बोलता है कि हम कानूनी कार्रवाई। मुझे लगता है कांग्रेस बैठ गई, कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस की हालत वैसी हो गई है जैसी अंतिम दिनों में रावण की हुई, जब उदाई रावण से मदद मांगी थी। ऐसी स्थिति में भी हनुमान जी ने पाताल में जाकर के उसका कुंडा कर दिया था। ऐसी दुर्गति कांग्रेस की होगी। मैं कांग्रेस से 25 साल रहा हूं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं उस कांग्रेस में था जिसकी लीडर इंदिरा गांधी थी। क्या परचम था उनका, जिसका लीडर बाद में राजीव गांधी था। कितना गंभीरता से बोलता था। राजीव गांधी ने अपनी जिंदगी के किसी वक्तव्य में किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। वो पार्टी गिरते गिरते कहां आ गई है? मेरे को लगता है कि इनकी मानसिक संतुलन पूरी कांग्रेस का ही बिगड़ गया है। और जहां तक राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है, मैं खड़गे साहब को टेम्पररी मानता हूं। अगर खड़गे साहब रहेंगे तो फिर कांग्रेस तो आगामी संसदीय चुनाव में आज 42-45 पर है, फिर 25-30 पर आ जाएगी। मैं चाहता हूं कांग्रेस को चाहिए जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों को जो कांग्रेस में रह करके ऐसी उलझुल बात करते हैं, उन्हें पद से मुक्त कर देना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो भाजपा से किसी को उधार ले आना चाहिए। राइट। तो अब कुछ खबरें प्रांतों की ले लेते हैं। एक खबर है पंजाब प्रांत की। वहां पर 5 बार चीफ मिनिस्टर रहे अकाली दल के दिग्गज नेता प्रकाश सिंह बादल आज पंचतत्व में विलीन हो गए, और उनका 95 की एज में देश में ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा लंबी पारी खेलने वाले नेताओं में प्रकाश सिंह बादल एक रहे। आपको क्या लगता है, पंजाब में इस नेता के निधन के बाद राजनीति में कोई अंतर आएगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं ये काफी दिनों से प्रताप सिंह जी बादल निष्क्रिय थे। अगर वो सक्रिय होकर के गुजर गए होते तो वो निष्क्रिय थे। उन्होंने ज्यादा रुचि लेना छोड़ भी दिया था। प्रकाश सिंह बादल एक कर्मठ नेता थे। 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके जाने से वैक्यूम होगा, पर यह आपको किसने कह दिया कि वैक्यूम भरा जाएगा? ये वैक्यूम चला रहेगा।
अभी पंजाब के अंदर आप पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, उन पर कोई इसका असर होने वाला नहीं है। कांग्रेस में कोई दम नहीं है, बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है। इसलिए पंजाब की राजनीति स्थिर राजनीति है। जैसे दिल्ली की राजनीति स्थिर थी, पंजाब की राजनीति स्थिर है। हाँ, हमको दुख जरूर है, हम संवेदना प्रकट करते हैं और आदरणीय बादल साहब के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु से पंजाब की राजनीति में भूकंप आ जाएगा, कुछ तूफान आ जाएगा, जलजल आ जाएगा, ऐसी कोई स्थिति को मैं नहीं मानता हूं। चाहे स्थिति है भी नहीं तो भले आदमी थे। बादल साहब ने कभी भी डेस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की नहीं, वो पार्टी में रहते थे, चाहते जिस पार्टी से समझौता करते थे, उनका अपना व्यक्तित्व था, उनका परिवार बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा साधन संपन्न थे, तगड़े आदमी थे। ऐसे आदमी के जाने से वैक्यूम होता है, और वैक्यूम फिलअप हो जाए इसकी संभावना नहीं होती है। ठीक कह रहे हैं आप। वैसे एक बात हम हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं, प्रकाश सिंह बादल ही एक ऐसे नेता रहे जो कि आज जो भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता में है, ये जो भारतीय जनता पार्टी लेड अलायंस जो है एनडीए के प्रमुख घटक दलों में अकाली दल भी एक दल था, और बाबरी ढांचा ढहने के बावजूद प्रकाश सिंह बादल ही एक बड़े नेता थे जो कि बीजेपी के साथ डटे रहे, अड़े रहे और छोड़कर नहीं गए। जबकि उस वक्त बीजेपी से लोग परहेज कर रहे थे, सारे राजनीतिक दल नफरत सी करते थे बीजेपी से, लेकिन प्रकाश सिंह बादल ही अकेले नेता थे जिन्होंने 13 अन्य दलों को लाने में भी बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी उस वक्त। वो एक फैक्टर है सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी में प्रकाश सिंह बादल में एक फैक्टर कॉमन था, वो प्रांत के लेवल पर नहीं देश के लेवल पर सोचते थे, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लेवल पर सोचती है, प्रांत के लेवल पर नहीं सोचती है। ये बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर था, इसलिए एनडीए में बने रहे। उन्हें लगा राष्ट्र हित में एनडीए और भाजपा का बने रहना उचित है, क्योंकि सामने कोई ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। आप मुझे ये बताइए, जो सामने ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, तो बादल साहब तो बुद्धिमान आदमी तो थे ही, गंभीर आदमी भी थे। उन्होंने सोच लिया कि भाई एनडीए है, कम से कम स्टेबल है, सरकार तो स्टेबल है, गवर्नमेंट तो है, नेतृत्व तो है, राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है, भारतीयता है, क्यों इसको कमजोर किया जाए। आज प्रकाश सिंह जी बादल के अंदर सिख होने के बावजूद भी वही भारतीयता थी, वही राष्ट्रभक्ति थी जो आज भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी इनकी मृत्यु का दुख हुआ है, और होगा भी। मोदी जी ने भी संवेदना प्रकट की है, सभी ने प्रकट की है। तो लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, प्रकाश सिंह बादल जैसे व्यक्ति लोकतंत्र के अंदर प्रांतों में कम पैदा होते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो वो वैक्यूम हो जाता है। उस वैक्यूम को नहीं भरा जा सकता सुभाष जी, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। प्रताप सिंह बादल will always be remembered as a stalwart leader of the Punjab and founder leader of the entire Akali Dal who led the Punjab। अब कोई आदमी पंजाब में ऐसा आएगा तो हम बता देंगे आपको। आज की तारीख में तो भगवंत मान मुख्यमंत्री है, पर वो उस लेवल के नेता नहीं है जिस लेवल के प्रकाश सिंह जी बादल थे। ठीक कह रहे हैं आप। और बीजेपी लेड एनडीए को जरूर इससे थोड़ा, यदि वो सक्रिय राजनीति में होते और उनकी चलती श्रोमणी अकाली दल में, तो शायद ये जो 2020 में किसान आंदोलन के दौरान एनडीए छोड़कर गए श्रोमणी अकाली दल के लोग, ये नहीं होता। ये भी एक बात देखने में आ रही है, सुनने में आ रही है। तो एक खबर हम आपसे महाराष्ट्र की जो चल रही है इस वक्त, बड़ी कयासबाजियां चल रही हैं। हालांकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, मैटर के ऊपर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, फाइनल सुनवाई हो चुकी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सभी तरह के तर्क वितर्कों को सुनने के बाद अपने जजमेंट को रिजर्व रखा है। लेकिन इस रिजर्व जजमेंट के चक्कर में कई तरह की कयासबाजी हैं। अभी हाल संडे को भी संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने भी कई तरह की बातें की कि सरकार गिरने वाली है, 15-20 दिन में गिर जाएगी, और कई तरह की बातें हैं। अजीत पवार को लेकर भी कई बातें चल रही हैं कि अजीत पवार ने एनसीपी का ट्विटर हैंडल के ऊपर अपनी प्रोफाइल फोटो हटा दी है। क्या बीजेपी ऐसी तैयारी में है क्या कि एनसीपी के साथ कोई सरकार बन सकती है? शरद पवार का भी एक बयान कोट हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम भी विकल्प खुले रखकर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को कोई खतरा आपको लगता है कि नजर है इस तरह का? जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और निर्णय जिसका रिजर्व पड़ा है, ज्यादा अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए। आप एक बात बताइए, फैसला तो स्पीकर करता है, विधानसभा के अंदर सर्वाधिक अधिकार स्पीकर को होते हैं। अब स्पीकर के बोले बिना निर्णय किए, बिना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ये कह देना सरकार गिर जाएगी, ये अफवाहों का बाजार गर्म है। मैं आपसे आज कह रहा हूं, आप कागज पर लिख लो, एकनाथ शिंदे की सरकार नहीं गिरेगी। एकनाथ शिंदे की सरकार को भाजपा गिरने नहीं देगी। एकनाथ शिंदे की सरकार को
भाजपा और वहां का विधानसभा का परिवेश गिरने नहीं देगा। ये कल्पना करने की आदत किसी की है तो आप रोको मत, कल्पना की छूट है। अब सरकार गिर जाए, जिसको जो उचित लगता है क्या देता है। आप मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला करेगा, अंतिम निर्णय तो विधायकों की मान्यता का स्पीकर करता है। क्या वो स्पीकर को बाउंड कर देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को बाउंड करेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए ये जो उड़ा है कांग्रेसी एंड कंपनी, इस पे कोई दम नहीं है। एकनाथ शिंदे बने रहेंगे। महाराष्ट्र की सरकार स्थायी है, महाराष्ट्र की सरकार स्थायी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, आप भी फैसला देख लेना, हम भी फैसला देख लेंगे, और उसके बाद भी एकनाथ शिंदे की सरकार को वहां का विधानसभा अध्यक्ष भी गिरने नहीं देगा। वो वैलिड अध्यक्ष है। पहले जो अध्यक्ष था वो हटा दिया गया था, वो उप अध्यक्ष था, ये परमानेंट अध्यक्ष है। इनका फैसला अंतिम फैसला होगा, और लोकतंत्र के अंदर स्पीकर के फैसले को रिवर्स कर दे, ऐसी कोई भी न्यायालय गलती नहीं करेगा। वेरी गुड पॉइंट। तो अब आपके कर्मस्थली राजस्थान की तरफ आते हैं। राजस्थान में इन दिनों बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स भी चल रही हैं। एक इवेंट के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता कहलाते हैं रामेश्वर डूडी। रामेश्वर डूडी ने नोखा में एक जनसभा की, और माना जा रहा है कि काफी सफल जनसभा दी, और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जाटों के इस समागम में जाने से क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट आपको नजर आता है? आप मुझे एक बात बताओ सुभाष जी, रामेश्वर डूडी 2 बार पिछले विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। वो कोई जाट नेता नहीं है। लेकिन आपने अपने चैनल में कई बार कहा है, और मैंने भी आपके चैनल में कहा है, कि 5 जातियां कांग्रेस के चक्कर में नहीं पड़ रही है। पहली तो क्षत्रिय है, दूसरी ब्राह्मण है, तीसरी गुर्जर है, और चौथी जो जाति कांग्रेस के चक्कर में नहीं पड़ रही है आज भी, वो है वैश्य समाज, जो भाजपा की जड़ है। बची एक जाट। तो अशोक गहलोत ने देखा जाटों को साध लो। आप क्या जाटों को साधोगे? एक कहावत सुनो, और अनपढ़ जाट पढ़े बराबर, और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। ये डूडी के पास जाकर के नौटंकी करने से अशोक जी आपको जाट समझ लेंगे? आपका जाटों का दो संबंध का इतिहास कब का है? नाथूराम मिर्जा के समय का है। याद नहीं, आप भूल जाते हो, पर मुझे सब याद रहता है, क्योंकि मैं एडॉप्टेड जाट। अब वो जाकर ये कर लिया, क्या प्रचार बढ़ जाएगा? 2% वोट जाटों के बीजेपी के अलावा कांग्रेस को नहीं मिलेंगे। और फिर आपने इसमें एक गलती कर दी, इसमें सचिन पायलट को नहीं बुलाया। सचिन पायलट आजकल हनुमान बेनीवाल के बहुत निकट है। अब गुर्जर जाट कॉम्बिनेशन को तोड़ना आसान काम नहीं है, इसलिए आप कितना ही बुला लो, आप एक नहीं 10 डूडी इकट्ठे कर लो, आप एक नहीं 10 लोटासा इकट्ठे कर लो, जाट तो अशोक गहलोत को लाइक नहीं करेगा। इसका उत्तर देने के लिए हाथों हाथ पार्टी में हेमाराम ने भी एक ऐसे जाट सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की है, जो सचिन पायलट मुख्य अतिथि होंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, आज के इस सम्मेलन से 10 गुनी भीड़ आप उस सम्मेलन में देख लेना, क्योंकि बहुत समझदार कौम है जाट। जाट जानती है कि हमारा 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल कितने बर्बाद किया, जाटों के नेतृत्व को किसने रोका, जाट मुख्यमंत्री नहीं बनने देने का कौन मेन कारण है। जाट को आप ऐसी बस समझो, जाट को बहलाना, फुसलाना, बहकाना असंभव है। जाट अत्यधिक बुद्धिमान कौम है, और राजनीति की जो पकड़ जाटों की है, जो राजनीति की पहचान जाटों की है, जो राजनीति की जानकारी जाटों को है, जो राजनीति का इंटरेस्ट जाटों का है, उसको समझने के लिए आपको 10-5 चीफ मिनिस्टर लाने पड़ेंगे, तब भी असर नहीं होगा। मैं डूडी जी के इस प्रयास को एक व्यर्थ प्रयास मानता हूं। अब डूडी जी को बुला लिए, यही डूडी जी जय जय सचिन पायलट करते रहे। सचिन पायलट की मेहरबानी से राजनीति में बढ़े थे, उसके बाद में सीटें बदौली तो हार गए। आप बताइए, क्या मुंह लेकर के डूडी साहब जनता में जाएंगे? सचिन पायलट ने टिकट दिलवाया, सचिन पायलट ने मदद की, सचिन पायलट के खास हुआ करते थे। आप एक रात में बदल गए, चोला बदल, हिस्ट्री बदल, तो ये क्या हुआ? ये किसकी डिग्री देंगे आपको हम? इसे मान के चलिए सुभाष जी, इस प्रोग्राम का कोई असर होने वाला नहीं है। अब वहां से भाग करके सीकर पहुंचे हैं। मेरी सीकर के 3 बड़े जाट नेताओं से आज बात हुई है। एक तो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, वो दिल्ली भी राजे, उससे पूछा और कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया, छठी उंगली है, वो तो हो शरीफ है, नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो सीकर का जाट भी साथ दी जाएगा, चूरू का जाट भी साथ दी जाएगा। और आपको एक बात बता दूं, जाटों की राजनीति का नेतृत्व नागौर जिला करता है। 50 साल का इतिहास उठा करके देख लो आप।
वो नागौर जिला जिसे रामनिवास परशुराम मदेना नाथुराम मृदा जत्तों को जन्म दिया है, वो उस जिले में है ही नहीं, कांग्रेस का नाम ही नहीं है। जो है वो या तो बीजेपी है या वहां पर है वो हनुमान बेनीवाल है, कांग्रेस का है। कांग्रेस को मैंने बहुत पहले कहा था, इस चुनाव के बाद कांग्रेस को ढूंढने के लिए एक टेलीस्कोप और एक माइक्रोस्कोप खरीदना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप तो साइज देखने के लिए और टेलीस्कोप दूरी नापने के लिए। और मैं आपको बता दूं मैंने दोनों खरीद लिए हैं। मुझे मालूम है कि बाद में मिलना ही नहीं है, कांग्रेस होगी नहीं, कांग्रेस छठी उंगली की तरह लटकती रह जाएगी। ये तो भाजपा ही भाजपा है, जाट गुजर कभी भी नहीं जाएंगे। अब मैं आपसे एक और नई बात बताऊं, आपने पूछ ही लिया तो बता रहा हूं, मैं कहता हूं मीणा भी नहीं जाएगा कांग्रेस के साथ। मीणा भी किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व को चुनौती नहीं देगा। अब हरीश मीणा, किरोड़ीलाल जी मीणा, ये सारे एक तरफ है, मीणा कहां से लाओगे? ये मीणा नहीं, जाट नहीं, गुजर नहीं, पड़िया नहीं, ब्राह्मण नहीं, तो कांग्रेस की वोट आएंगे कहां से? कांग्रेस के वोट इंपोर्ट तो हो नहीं सकते। ममता बनर्जी तो यहाँ के वोट डाल नहीं सकती, तो वोट आएंगे कहां से? केरल के वोट तो ये आएंगे नहीं, ये तो राजस्थान की जनता में राजस्थान के वोट आएंगे। तो कांग्रेस की भयंकर दुर्गति तय है, कांग्रेस का भयंकर पलायन तय है। भाजपा का भी नहीं कहता हूं, भाजपा और दूसरे नंबर पर जहां हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट जाएंगे वो दूसरे नंबर पर रहेंगे, तीसरे नंबर पर निर्दलीय मंच रहेगा, चौथे नंबर पर कांग्रेस रहेगी। आप आज की तारीख में लिख लो और डायरी में नोट कर लो, कांग्रेस तो मरते घुटते 15-20 सीट आए तो बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूंगा, आप उससे जिलावार पूछते रहिएगा, एक एक जिला का आंकलन और खबर मैं आपको दूंगा। सुभाष जी, हमारे दर्शकों इसके ढूंढने के प्रयास को मैं प्रयास नहीं मानता, ये फेलियर, फ्लॉप और एकदम फ्रस्ट्रेटेड प्रयास है, इसका कोई मूल्य नहीं। राइट। हम हमारे दर्शकों को आपने जो ये बात रखी है चुनाव आकलन वाली, ये रखेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात आपसे जाननी है दर्शकों के लिए कि ये पायलट खेमे के नेता रहे हुए रामेश्वर डूडी अचानक से अशोक गहलोत के खेमे में क्यों चले गए? क्या कारण रहे इसके? चेयरमैन की कुर्सी मिल गई, पहले बेरोजगार थे अब स्वरोजगार हो गए, बदल गए। बदलते हैं लोग लालच में बदलते हैं, लोग धमकी में बदलते हैं। इनको तो कोई धमकी थी नहीं, ये तो बदल गए। इनको लगा कि शायद अशोक गहलोत किसी जाट चेहरे के रूप में मेरे को स्वीकार कर ले, तो कर लो भाई, ये तो अशोक की मर्जी है, हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करते। अशोक गहलोत पर मैं कभी कमेंट करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं 50 साल का मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव को जाय नहीं करना चाहता। ये बदल गए, बदलना इनका क्या है, ये फिर भी कभी बदल सकते हैं। जो एक बार बदल सकता है वो दूसरी बार बदल सकता है। जैसे एक आदमी एक औरत को छोड़ के दूसरी शादी करता है, वो बाद में तीसरी शादी भी कर सकता है, चौथी भी कर सकता है, ये उसकी छूट है, पर चरित्र नहीं है, ये चरित्र नहीं है। इस प्रकार का दल बदल उचित नहीं है, और जाट दल बदलू और गद्दारों को कोई बर्दाश्त नहीं करता है। इस जाटों का 50 साल का इतिहास मेरी उंगलियों पर है, मैं इसका जीवित पाठ रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों की सीट भी कांग्रेस हारेगी, बीकानेर की सीट भी कांग्रेस हारेगी, और बीकानेर संभाग में कांग्रेस का नाम लेवा नहीं रहेगा। लूटकरण से भी कांग्रेस हारेगी, जीतेगी कहां? मैं इसीलिए तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की बात करता हूं बार बार, कहीं है ही नहीं। मैं पूरा विवरण दूंगा ना आपको, एक एक जिलावार पूरे राजस्थान के 50 जिलों का विवरण दूंगा सुभाष जी, लेकिन उसके लिए अपन ज्यादा समय मत देना, क्योंकि अपने को राष्ट्र और प्रांत की सारी राजनीति की चर्चा करनी पड़ती है। अंत में दे दिया करेंगे, एक आध जिले का सर्वेक्षण सुभाष शर्मा पूछेगा तो मुझे देना भी पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी भी है और मेरी इच्छा भी है। वेरी गुड। तो हम हमारे व्यूअर्स को एक बार बता देते हैं, चंद्रराजजीत सिंह भी राजस्थान में जब चुनावी माहौल बन ही चुका है और ढोल नगाड़े शंख नाद हो ही चुका है, तो ऐसे में अभी चुनावी माहौल में चुनावी आकलन, ये जो चुनाव का विश्लेषण है, ये चंद्रराज जी के मुख से हम सुनेंगे। और चंद्रराज जी अब अपनी जो विशेष जो योग्यता है, जो चुनाव के बारे में, चुनावी शतरंज के बारे में, चुनावी आकलन के बारे में, चुनावी गठजोड़ के बारे में, ये सब उनके उंगलियों पर है। राजस्थान पूरा का पूरा उनके बिल्कुल यूं टिप्स के ऊपर है। तो चंद्रराजजीत सिंह से ज़्यादा बड़ा कोई विश्लेषक राजनीति का, राजस्थान की राजनीति का इस वक्त कंटेम्प्रेरी दौर में हम नहीं पाते हैं। तो हम हमारे दर्शकों से निवेदन करेंगे, आग्रह रहेगा कि चंद्रराज सिंह से अगले ही सप्ताह से हम राजस्थान के चुनिंदा जिलों से शुरुआत करेंगे, और हर एपिसोड में एक एक दो दो जिले की हम राजनीतिक जो बिसात है, राजनीतिक जो समीकरण है, वोटों की जो स्थिति है, जनसंख्या का जो हिसाब किताब है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और चंद्रराज सिंह भी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? मंजूर है, बिल्कुल कहना चाहता हूं।
एक एक जिले की, सबसे पहले मैं दौसा जिले को लूंगा, उसके बाद में मैं लूंगा करौली जिले को, उसके बाद में लूंगा सवाईमाधोपुर जिले को, उसके बाद में लूंगा धौलपुर जिले को। एक एक करके जिले की 500 सीटों का आकलन दूंगा और बता दूंगा कि किसको कितनी सीटें मिलती है और किसका पत्ता साफ रहता है, जो ब्लैंक कौन जा रहा है और फुल भरा हुआ कौन आ रहा है। और लेकिन उसमें एक शर्त है मेरी, कांग्रेस का आकलन 2 मुद्दों पर होगा। सचिन पायलट के नेतृत्व में वहां पे चुनाव हो गया तो मुझे आकलन बदलना पड़ेगा। वर्तमान नेतृत्व के आकलन के हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगा गणित, क्योंकि जब सिचुएशन है, नेचर परिवर्तित करती है, प्रकृति परिवर्तन करती है, तो हमको भी आकलन में परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी तो मैं वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व के रहते हुए जो आकलन है वो मैं जिलावार आपको दूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। और वो यदि नेतृत्व परिवर्तन होता भी है तो उसके बारे में दोबारा कर लेंगे, दोबारा से आंकड़े रखेंगे। यस, एग्री। बिल्कुल ठीक बात है। तो इन डिटेल हम बातचीत करेंगे राजस्थान के चुनावी माहौल की, चुनावी स्थिति की, चुनावी आगामी परिदृश्य क्या बनने वाला है इसकी, और चुनाव में किस तरह की स्थिति राजनीतिक पार्टियों की रहेगी, इसके ऊपर गहन विचार मंथन चंद्राजी सिंह भी हमारे दर्शकों को, आप सबको अवगत कराएंगे। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम और आपने चंद्राजी सिंघवी को सुना। चंद्राजी सिंघवी ने जिस तरह से बेबाकी से अपनी बात को रखा है उसको आपने अच्छी तरह से सुना है। चंद्राजी सिंघवी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल, और नेक्स्ट एपिसोड से जैसा कि हमने आपको बताया राजस्थान के चुनावी माहौल के ऊपर हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ट्यून इन विद वार्तिक टीवी एंड आज का कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।